नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, जो अनुभागीय मॉक टेस्ट की ये सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वैचारिक पृष्ठभूमि और इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और साथ ही साथ अपने जो सुझाव है वो भी आप देते रहिए। जिस तरीके से आप पीछे की 3-4 वीडियोस में जो है लगातार अपनी जो एंगेजमेंट है वो बनाए हुए हैं हमारे साथ कि भाई आप जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उनको आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके बता रहे हैं, या फिर कहीं पर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर कहिए। हालांकि पिछली क्वेश्चन में मुझे लगा शायद 1-2 प्रश्न में आपको कुछ एक सस्पेंस था, वो हम आगे उसको क्लियर कर भी देंगे। एंड अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अलावा तो उनको भी आप जो है वो ज़रूर कह सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारियां जो हैं वो बहुत अच्छे से हो रही हैं और बाकी जो पोर्शन है उनको भी आप देख रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि आपके लिए लास्ट में जो है एक कम्प्लीटली जो कमेंट भी आया था कि एक कंप्लीट जो है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो है वो तैयार करके दे दें। खासकर बीएड पोर्शन की भी कुछ एक बात हो रही थी कि बीएड के भी सवाल जो है होने चाहिए, तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको उन सभी टॉपिक्स को मिला के जो है एक अगली प्रश्नोत्तरी जो है उस पर रहें। लेकिन उससे पहले आज हम इस प्रश्नोत्तरी पर फोकस करते हैं जिसमें हमने रखे हैं फिलहाल 50 प्रश्न, क्योंकि 100 प्रश्न जो हैं वो एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अपने बिजी शेड्यूल के चलते। बाकी कोशिश मेरी लगातार यही है कि आपको हमेशा जो है वो वीडियोस अब आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1828 का मुख्य वैचारिक आधार क्या था। तो यहाँ पर पूछा गया है नवजागरण के संदर्भ में। देखिए, जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका वैचारिक पृष्ठभूमि में भूमि है, इसमें नवजागरण हो गया, चाहे वो हिंदी नवजागरण है या फिर दूसरे नवजागरण की बात हम कर रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न जो है आपको रहते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज है और साथ ही साथ जो विविधवाद है, चाहे वो मनोविश्लेषणवाद है या फिर मार्क्सवाद है या फिर विमर्श है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल ये बात बिठा लें कि आपको किस यूनिट में कौन सी चीज़ें हैं। अब आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। अगर अभी भी नहीं हुई है तो फिर समस्या हो सकती है आप लोगों को, है ना। तो पहला प्रश्न था यहाँ पर, नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन राय इनके द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज, ठीक है, इसका मुख्य वैचारिक आधार क्या माना गया। सगुण ईश्वर की आराधना और मूर्ति पूजा का समर्थन, तो ये नहीं था, मूर्ति पूजा के समर्थक ये नहीं रहे। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, देखिए दूसरे नंबर पर लिखा है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और सामाजिक कुरीतियों का इसमें विरोध करने की बात ये करते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी कि जो राजा राम मोहन राय रहे, इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से उपनिषदों के आधार पर एकेश्वरवाद का प्रचार किया और जो सती प्रथा रही, बाल विवाह रहा, ठीक है, उन कुप्रथाओं पर इन्होंने क्या किया, एक प्रहार करने की कोशिश की। और ये भारतीय नवजागरण का सही मायने में प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो आपका ये एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किसने किया, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज रहा उससे। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की सर्वोच्चता और राष्ट्रवाद का अंध समर्थन, तो ऐसा नहीं था इसमें। पाश्चात्य संस्कृति का पूर्णतः अंधानुकरण भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली आंदोलन को एक व्यवस्थित दिशा देने वाले आधुनिक विचारक अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के कुल कितने रूप माने थे, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक खड़ी बोली का आंदोलन 1889 में किया था। अब कई जगह ये 1888 दिया हुआ है, देखना इस पुस्तक का जो रचना वर्ष है, लेकिन आपको ऐसे ही याद रख लेना 88-89 के आसपास। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या रहे हैं, आधुनिक विचारक रहे हैं खड़ी बोली हिंदी के, या फिर खड़ी बोली आंदोलन में जो एक मुख्य भूमिका निभाने वाले ये रहे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी पुस्तक रही खड़ी बोली का आंदोलन, उसमें कितने जो है ये रूप रहे, ठीक है, कितने रूप माने थे। तो यहाँ पर हैं, ये सही आंसर हो जाएगा आपका 5 रूप। इन 5 रूपों में आपको ध्यान कौन कौन से रखने हैं, वैसे तो सारे ही याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो इन्होंने खड़ी बोली के 5 रूप माने, पहले तो ये बात याद रख लेना। एक तो है ठेठ हिंदी, दूसरा आपको याद रख लेना शुद्ध हिंदी जो रही है, ठीक है, ठेठ हिंदी। इसके बाद हो जाएगी शुद्ध हिंदी, इसको ध्यान में रखिएगा। शुद्ध हिंदी के बाद यहाँ पर ध्यान रख लेना आपने उर्दू, उर्दू के बाद याद रखेंगे आप रेखता, ठीक है।
और लास्ट में रहेगा आपका अलीगढ़ी, अलीगढ़ी होगी ना 5। ठेठ हिंदी, शुद्ध हिंदी 2 हो गया, उर्दू और रेख्ता 4 हो गया, और अलीगढ़ी जो शैली रही है ये इन्होंने 5वीं मानी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। और वे कविता में जो है खड़ी बोली के पक्षधर रहे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अभी हमारी खड़ी बोली आंदोलन के गद्य की बात, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो कुल कितने रूप माने? ये 5 हो जाएंगे इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजागरण कालीन चेतना के विकास में तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 का बहुत बड़ा योगदान था। इस पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पर ध्यान आपको ये चीज़ रखनी है कि ये जो प्रश्न है आपका, देखिए, जिसमें तत्वबोधिनी पत्रिका भी लिखा है, लेकिन कई जगह सिर्फ तत्वबोधिनी रहता है, तो उसके जो है संपादक कोई और थे, है ना। लेकिन यहाँ पर तत्वबोधिनी पत्रिका रही। अब यहाँ पर ये ध्यान आपको ज़रूर रख लेना है कि जो तत्वबोधिनी सभा रही उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने ही जो है एक जो पत्रिका भी रखी, निकाली, जो रही तत्वबोधिनी पत्रिका। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना, अगर यहाँ पर अक्षय कुमार दत्ता होते तो वो क्या हो जाने थे? इसके प्रधान और प्रथम संपादक हो जाने थे, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ही आप जो है ये सही कर देंगे, क्योंकि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करके जो है वैचारिक प्रचार के लिए तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली, और जिसने जो बंगाली और भारतीय नवजागरण रहा, देखिए, उसको जो है वैचारिक सुदृढ़ता प्रदान की थी। ये बात भी आप इसमें ज़रूर ध्यान में रखें। अक्षय कुमार दत्ता होते तो वो प्रथम और प्रधान संपादक हो जाने थे, लेकिन देवेंद्रनाथ ठाकुर, इनका सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो इसमें रहा है, यानी कि परामर्शदात्री जो संस्था रही, ये संस्था नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जिसका परामर्श देने में सहयोग रहा, तो ये रहे वो, है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर। इनको आप ज़रूर इसमें ध्यान में रखिएगा। तो अक्षय कुमार दत्ता, वो नाम भी इसमें आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से किस लेखक की भाषा को आचार्य शुक्ल ने चुलबुली और मुहावरेदार माना है, जिसमें फारसी का प्रभाव न्यूनतम था? अब यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, कि 4 उन्नायक खड़ी बोली हिंदी के, तो ये आपको पहल तो मालूम होना चाहिए कि जो आपके 4 उन्नायक कौन से हैं, तो यहाँ पर चारों ही दिए गए हैं। ठीक है, तो किस की भाषा को जो है चुलबुली और मुहावरेदार माना है? तो ये देखिए, भाषा नीति जो है हमने इनकी सबकी पढ़ी है। ठीक है, हमने हालांकि इसको फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको ये चौथे यूनिट में अलग से जो आपका वैचारिक पृष्ठभूमि है इसमें रखा गया है। तो अब आपको जो है यहाँ पर इसको ध्यान में रख लेना है कि ये आपको वैचारिक पृष्ठभूमि में ही याद रखना है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको जब हम हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना है आपको। तो यहाँ पर सिंपल सी है, देखिए, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत बार आपने इसको पूछा है। सदासुख लाल नियाज़ की भाषा आप सभी लोग जानते हैं, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। लल्लू लाल जो है ये ब्रजरंजित, पक्षधर तो नहीं कहेंगे, मतलब स्वतः ही वो इनके पास आ गई, हालांकि ये हिंदी के ही समर्थक रहे हैं, है ना, शुरुआती जो माना गया है, देखिए, वो नायक। और जो लल्लू लाल थे, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली इनकी रही। सदल मिश्र जो थी, पूर्वीपन व्यवहारिक खड़ी बोली इनकी रही है। और इंशाल्लाह खां इनकी रही चटकीली मटकीली, जिसको चुलबुली भी बोला गया है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, मुहावरे नुमा भाषा जो है इंशाल्लाह खां की रही। और ये वही इंशाल्लाह खां हैं जिन्होंने पहल जो है एक व्यंग्य कहानी के रूप में रानी केतकी की कहानी जो उदय भानचरित के नाम से लिखी थी, उसको भी आप यहाँ पर ध्यान में ज़रूर रखें। ठीक है, तो ये याद रख लेना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इतिहास तिमिर नाशक और मानव धर्मसार जैसी वैचारिक गद्य कृतियों के लेखक कौन हैं जिन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह की विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के विपरीत आमफहम हिंदी यानी कि उर्दू मिश्रित का समर्थन जो है वो किया था? ये देखिए, थोड़ा सा अलग पूछा गया है, हालांकि ये पीजीटी के पेपर में ही, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। अच्छा, पीजीटी के पेपर से याद आया, किसी ने मुझे ये कमेंट भी किया कि भाई जो पीवाईक्यू हैं वो किए जाएं। अब देखिए, पीवाईक्यू जो है किस आधार पर हम करें, ये भी थोड़ा सा सोचने वाला एक विषय है। अब अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे पीजीटी के जो पहले रहा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, उतना ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये सीबीएसई का एग्ज़ाम है और परमानेंट जॉब भी अभी फ़िलहाल के लिए इसको नहीं माना गया है, सिर्फ 5 साल के लिए है। तो दूसरे एग्ज़ामों से अगर आप देखें तो उसकी तुलना में थोड़ा सा आसान आ रहा है। अब अगर हम जो बाकी पीछे एलटी के पेपर हुए हैं उनको देखें, तो उनको देखना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उस
तरीके का यहाँ पर सिलेबस नहीं है। अब सिलेबस जो है आपको एक निश्चित दिया हुआ है, तो अब आप जो है अपने तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम पुराना पेपर जो रहे जो पीजीटी का है उसको देखें तो वो बहुत ज़्यादा कठिन जो है वो आपको लगेगा उस तरीके का पेपर। ठीक है, तो इसलिए जो तैयारियां आपकी अभी चल रही हैं उनको वैसे ही जो है आप करते रहिएगा। ठीक है, इतिहास विनाशक और मानव धर्मसार ये हमने पहले भी पढ़ा था। आम फहम का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, जो कि शिक्षा विभाग में क्या रहे हैं, भाषा इंस्पेक्टर रहे। और ये ऐसी हिंदी के समर्थक थे जिसमें हिंदी और जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही जिसको समझ सकें इस प्रकार की ये हिंदी चाहते थे, और इसलिए इन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन किया, जिसको क्या बोला गया, आम फहम हिंदी नाम जो है वो दिया गया, क्योंकि शुक्ल ने इसे क्या माना, उर्दू की ओर झुकी हुई भाषा का माना। और इसी के चलते इन्होंने इसको खान पसंद, खास पसंद की जगह खान पसंद भी इसको कह डाला अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। खड़ी बोली पद्य यानी कि कविता की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी 1886 के रचनाकार कौन है, जिन्होंने गोल्डस्मिथ की कृति हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद कर ब्रज भाषा के वर्चस्व को चुनौती दी। वर्चस्व ये आपको वर्तनी कई बार शुद्ध लिखने के लिए आती है, इसको ऐसे करके याद रखें। प्रश्न ये बहुत ही आसान सा है, श्रीधर पाठक रहे हैं ये। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये प्रश्न नवजागरण से संबंधित नहीं है, तो ये बिल्कुल नवजागरण और हिंदी नवजागरण से संबंधित ही है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो खड़ी बोली आंदोलन रहा इसमें आप देखेंगे कि जो श्रीधर पाठक रहे हैं इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि रहे हैं। और इन्होंने जो अपनी एकांतवासी योगी रही, देखिए इसको लावणी और ख्याल शैली में जो खड़ी बोली में लिखकर ये सिद्ध किया था कि जो खड़ी बोली में भी मधुर से मधुर कविता जो है वो लिखी जा सकती है। तो अपने आप में ये क्या हो गया, खड़ी बोली आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, श्रीधर पाठक प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, नेट में अलग से है आपको स्वच्छंदतावाद जोड़ा हुआ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 3 कवि जो बड़े महत्वपूर्ण हैं स्वच्छंदतावादी, वो कौन कौन से हैं अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ अपना स्कोर भी जो है आप ज़रूर शेयर करें कि कितने क्वेश्चन जो है आप ठीक कर पा रहे हैं, जो मुझसे पहले आप उसका आंसर अगर दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये काम आप कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो भी आपकी इच्छा है, लेकिन लाइक एक बार ज़रूर दबा के कीजिए ताकि अच्छा रहे हमारे लिए भी, और मोटिवेशन जो है मिलती रहे, जिस तरीके से आपको मोटिवेशन मिल रही है इन प्रश्नोत्तरियों को करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य की किस शैली को लल्लू लाली शैली कहा जाता था और उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? अब देखिए लल्लू लाली शैली, अब ये लल्लू लाली शैली क्या है पहले तो आपको इसको समझना है। लल्लू लाली शैली यहाँ पर आपको याद रख लेना, लल्लू लाल की जो लिखने का तरीका था वो क्या था, दैट्स इट, सिंपल सा इतना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, अगर अभी पहले वाला जो प्रश्न हमने ऊपर पढ़ा जिसमें हमने 4 जो ये भाषा के उन्नायक रहे हैं इनकी चारों की जो भाषा नीति रही है उसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझा है तो डेफिनेटली जो है आप इस प्रश्न को आंख बंद करके कर लेंगे, क्योंकि लल्लू लाल की जो शैली रही है वो थी ब्रज रंजित भाषा। ठीक है, और ये कथावाचकीय गद्य शैली रही। कथावाचकीय का मतलब होता है जिसमें कथा का वाचन हो रहा हो। ठीक है, अब लल्लू लाल कौन थे? ये फोर्ट विलियम कॉलेज में एक भाषा मुंशी थे। रचना इनकी प्रेम सागर रही, ये हमने न जाने कितनी बार जो है वो पढ़ा है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनकी जो भाषा में क्या रहा, ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और जो भागवत कथा है देखिए, ठीक है, नागरी दशम था ना इसकी इस रचना का नाम। ठीक है, तो जो भागवत कथा जैसी जो पंडिताऊ या फिर कथावाच की जो शैली रही वो क्या है, सही मायने में लल्लू लाली शैली जो है वो कही जाती है। इसको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक। बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है, आसान से यहाँ से आपको प्रश्न रहने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट है देखिए आर्य समाज। एक चीज़ और, इन समाज से संबंधित, चाहे वो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी है या कुछ और हैं, जो भी आपके नवजागरण में आते हैं उन सबको एक बार आप ज़रूर पढ़ें। इसी में ही आपकी जो प्रारंभिक पत्रिकाएं हैं उनको फिर से आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो सरस्वती है, चाहे फिर उदंत मार्तंड है या फिर कुछ और है, क्योंकि हिंदी के आंदोलन में या हिंदी नवजागरण में इनका योगदान भी तो रहा। तो इसको
पढ़ लीजिए। प्रमुख सभाएं जो रही हैं, काशी नागेर प्रचारणी सभा हो गई, या फिर आपकी कुछ और सभाएं हो गई, है ना, कविता वर्धनी सभा हो गई, भाषा संवर्धनी सभा हो गई, ठीक है, साहित्य अकादमी हो गई, प्रगतिशील लेखक संघ हो गया, उन सब को भी आपको इसी में ही थोड़ा बहुत जो है वो जानना है मोटा मोटा तरीके से। छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन प्रश्न यहाँ से कुछ एक आपको जरूर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आर्य समाज 1875 के वैचारिक दर्शन ने खड़ी बोली और नवजागरण को गति दी। ये हो सकता है आपको स्थापना तर्क में भी ऐसे पूछें, पहली लाइन ठीक हो जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा था, जबकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी। ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो दयानंद सरस्वती रहे, उनकी मातृभाषा कौन सी रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गुजराती। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने फिर किस भाषा में लिखा, जबकि इनकी मातृभाषा तो गुजराती थी। तो ये इन्होंने लिखा था जो आपका खड़ी बोली हिंदी है, इसमें। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें आपकी, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हैं, इन्होंने केशव चंद्र सेन की सलाह पर, ये ध्यान रख लेना, किसकी सलाह पर, केशव चंद्र सेन। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रख लेनी है कि हमने दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, है ना, ये जो भी रहे हैं, राजा राम मोहन राय, इनसे संबंधित एक निबंध पढ़ा। अब वो कौन सा निबंध है जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है, उस निबंध के बारे में भी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना आपको जो है उसमें याद रहा है। और अगर डिटेल में कुछ चीज़ें आप उसमें टाइप कर सकते हैं तो वो भी आप एक बार ज़रूर लिखिए कि उसमें ये दोनों किस दल से हैं, है ना, या किस विचारधारा से हैं, उसको आप याद रख बताइए, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केशव चंद्र सेन की सलाह पर क्या किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के जो राष्ट्रव्यापी प्रचार रहे, देखिए, उसके लिए जो है इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को चुना, है ना, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने कर डाली। और इसी सत्यार्थ प्रकाश को ही बोला गया कि ये क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है ज़्यादा बल देने वाली रचना रही है ना। तो इस रचना से क्या मिला, राष्ट्रभाषा को बल मिला, यानी कि हिंदी, है ना, हिंदी को मिला राष्ट्रभाषा के रूप में बल। ये बात इसके संदर्भ में मानी जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पंजाब में खड़ी बोली हिंदी और स्त्री शिक्षा की अलख, यहाँ पर का की जगह की हो जाएगा, कि अलख जगाने वाले नवजागरणकालीन समाज सुधारक नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये रही ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। ये आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें प्रश्न से ही बन रही हैं आपकी, उनको याद रखें। एक तो ये है कहाँ से रहे, पंजाब में, ठीक है। दूसरा, खड़ी बोली और स्त्री शिक्षा का अलख जगाया इन्होंने इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ नवजागरणकालीन समाज सुधारक ये रहे हैं नवीन चंद्र राय, ठीक है। और इन्होंने किसका विरोध किया, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने वाले सदासुख लाल नियाज की गद्य शैली को शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो इससे पहले भी हमने शुक्ल से संबंधित जो बातें रही हैं, जो इन्होंने इन 4 भाषा के उन नायकों के बारे में कहीं, उनको जाना, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, देखिए, सदासुख लाल। इनको एक और नाम दिया जाता है नियाज, ये भी आप ध्यान में रखें, नियाज के नाम से इनको हम जानते हैं। तो इनकी गद्य शैली को शुक्ल ने माना था कि ये क्या रही, शिष्ट और साधु भाषा, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो आचार्य शुक्ल रहे हैं, इन्होंने इन चारों में से अगर किसी की सबसे अच्छी और हिंदी के बिल्कुल करीब मानी है तो ये इनकी ही भाषा को ये मानते थे, ठीक है। और इनकी रचना का नाम आप सभी लोग जानते हैं, वो है सुख सागर। तो रचनाएं तो आप इन चारों की ही बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि चारों ने कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वो लिखे हैं, ठीक है। और ये विष्णु पुराण का जो है एक उपदेशात्मक अंश माना जाता है, ये सुख सागर रहा, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और इसी की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा, जो शिष्ट हो गया, साधु और कथा पुराण के अनुकूल स्वच्छ भाषा इसको माना था, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें जो आपका पंडिताऊपन है, देखिए, उसके होने के बावजूद जो है ये भाषा कैसी रही, शुद्ध रही या अच्छी रही इनकी भाषा, ठीक है। इसको आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सृजन को बढ़ावा देना रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो भाषा संवर्धनी सभा रही, उसका उद्देश्य क्या रहा, खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये काम की चीज़ है, ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है ये भी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबू तोताराम, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखें। इन्होंने अलीगढ़ में जो है भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना
की थी। इसके अलावा एक आता है कविता वर्धनी सभा, वो किसकी रही, ये भी आपको ज़रूर बताना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये बाबू तोताराम रहे, ये भी भारतेंदु मंडल के लेखकों में ही शामिल थे और इन्होंने एक पत्र भी निकाला था जिसका नाम है जो भारत बंधु पत्र रहा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें, भारत बंधु पत्र के संपादक बाबू तोताराम। ठीक है। अब ये आपके लिए प्रश्न है कि कब जो है इन्होंने इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, खड़ी बोली के इतिहास में दश कुमार चरित के अनुवादक और सदादर्श पत्रिका के माध्यम से वैचारिक चेतना फैलाने वाले दिल्ली के लेखक कौन थे। तो सदादर्श जो है 1874। अगर इसके बारे में आपको पता होता तो आप डेफिनेटली इसका आंसर ठीक कर देते। ये हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास लिखा था। देखिए, परीक्षा गुरु, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये दिल्ली से सदादर्श पत्रिका जो निकलती थी, है ना, निकालते थे ये। और जो आपका गद्य रहा, गद्य में जो खड़ी बोली रही, उसके ये तार्किक रूप के जो है पक्षधर रहे, है ना, पूरे तार्किकता के साथ जो है इसका समर्थन ये करते थे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस अधिकारी ने हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 और द ओरिएंटल लिंग्विस्ट पुस्तकें लिखकर ब्रिटिश अधिकारियों को हिंदी उर्दू सिखाने की वैचारिक नींव रखी थी। तो ये प्रश्न तो आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे क्योंकि जॉन गिलक्राइस्ट ने ही ये काम जो किया था। इनका पूरा नाम था जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के जो है पहले प्रोफेसर भी रहे और अध्यक्ष भी ये बने थे। ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया, कॉलेज के जो भाषा संबंधी नीति निर्देश जो है वो इन्होंने तय किए थे, है ना। ये ध्यान में रख लेना आपको, फोर्ट विलियम कॉलेज और जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट। ठीक है, प्रथम विभागाध्यक्ष रहे ये हिंदुस्तानी के। ठीक है, इसको आप याद रखें। और इनके ही समय जो है नियुक्ति मिली लल्लूलाल सदल मिश्र इत्यादि को। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान 1803 का मूल आधार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो रहा है। ये भी हमने पढ़े हुए हैं, देखना जो भी चारों लेखक रहे इनके ग्रंथों के आधार ग्रंथ जो हैं वो कौन थे। तो यहाँ पर पूछा गया है सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, तो ये कठोपनिषद हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान का ही अन्य नाम है चंद्रावती, इसको भी आप ध्यान में रखें, जो कि कठोपनिषद की नचिकेता की कथा पर आधारित रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि जो सदल मिश्र रहे उन्होंने इसे जो है कॉलेज की ज़रूरत को देखते हुए जो है लिखा था, है ना। तो ये बात आप ध्यान ज़रूर रखें इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले कैप्टन विलियम प्राइस की भाषा नीति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये ध्यान रख लेना कि इसके बाद कौन बना, जो विलियम प्राइस रहा। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो भाषा नीति थी उसकी मुख्य विशेषता क्या रही। उन्होंने उर्दू और फारसी को ही एकमात्र प्रमाणिक भाषा माना, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तानी को ब्रज भाषा और संस्कृत के निकट लाने का प्रयास किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। गद्य में केवल अंग्रेजी सिंटैक्स लागू करने पर बल दिया, तो ये तो नहीं होगा। देवनागरी लिपि का पूर्ण बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देवनागरी को प्रतिष्ठित करने की बात जो है वो की थी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो विलियम प्राइस रहे, देखिए, इन्होंने गिलक्राइस्ट की जो अत्यधिक उर्दूनिष्ठ जो नीति रही उसके विपरीत इन्होंने एक काम किया कि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी, या यूँ कहें कि जो देवनागरी लिपि रही उसको जो है प्रतिष्ठित करने का काम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको बढ़ावा देने की बात जो इन्होंने की। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। खड़ी बोली गद्य में संस्कृत और जो ठेठ भारतीय शब्द हैं, देखिए, उनके समावेश को बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। ये बात आप इनको याद रखें। और यहीं से आपको ध्यान रख लेना है कि जो शुद्ध हिंदी गद्य रहा उसका मार्ग यहाँ से प्रशस्त होना शुरू हुआ फिर। ठीक है, काम की चीज़ हो सकती है। देखना, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी लल्लूलाल ने राजनीति 1802 नामक पुस्तक किस भाषा या बोली में लिखी थी, जो मूलतः हितोपदेश की कहानियों पर आधारित थी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये हो जाएगा ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई थी ये, है ना, जो हितोपदेश रही है इनकी कृति, इसको आप याद रखें। और जो राजनीति के अलावा जो माधव विलास हैं उसकी रचना भी इन्होंने क्या किया, ब्रजभाषा में ही की थी। और प्रेम सागर की भाषा तो खैर थी इनकी ब्रज ही। इसके अलावा आपको बताना है कि इनकी और भी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं। एटलीस्ट 3 या 4 रचनाओं के नाम आपको फिर से बताने हैं जो लल्लूलाल के रहें। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में मीर अमन देहलवी ने बागो बहार की रचना की। ये ध्यान रख लेना, ये जो अमन देहलवी रहे, ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रख लेना है कि इन्होंने एक रचना रची बागो बहार की रचना। ये कृति फारसी के किस प्रसिद्ध ग्रंथ का उर्दू या हिंदुस्तानी अनुवाद रहा। तो ये है, देखिए, जो आपका
किस्सा चहार दरवेश। कई जगह इसको चार दरवेश लिखा हुआ है, यानी कि चार फ़कीरों की कहानी। अब देखिए चार दरवेश के नाम से आप देखते हैं कि जो सैयद हुसैन अली खां रहे हैं उन्होंने दक्षिणी हिंदी में जो है इसका अनुवाद किया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि फारसी के किस प्रसिद्ध ग्रंथ का उर्दू और हिंदुस्तानी अनुवाद किया, उर्दू हिंदुस्तानी अनुवाद। ठीक है, तो ये किस्सा चहार दरवेश हो जाएगा। ठीक है, इसका तो अमन देहलवी ने बागो बहार के नाम से इसकी क्या की रचना की थी, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो फारसी ग्रंथ रहा किस्सा चहार दरवेश, यानी कि चार फकीरों की कहानी, मीर अमन। ठीक है, तो इसने अत्यंत जो बोलचाल की शैली रही, देखिए इसमें इसका अनुवाद किया था, ये बात आपको जरूर ध्यान में रख लेनी है। इनका संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा। शुक्ल ने फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशियों के योगदान की समीक्षा करते हुए किसके गद्य को नियमबद्ध और तार्किक माना, जिसमें वाक्य विन्यास अधिक सुगठित था। अब देखिए ये जो चारों रहे हैं इनकी भाषा नीति से संबंधित प्रश्न लगातार लगभग यहाँ पर आ ही चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई नियमबद्ध और तार्किक कौन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, ये हो जाएगा सदल मिश्र। लल्लूलाल तो शुरुआती थे, है ना, तो इसमें तो नहीं रहेगा कुछ खास बात, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रख लेना है कि लल्लूलाल की अपेक्षा जो सदल मिश्र का वाक्य विन्यास रहा वो थोड़ा सा इन्होंने व्यावहारिक माना, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो रहा हिंदी की जो बिल्कुल करीब रहा वो तो इन्होंने सदा शुक्लाल न्यास को ही माना था। वो ध्यान में रखेंगे। निहाल चंद लाहौरी और मिर्ज़ा अली लुत्फ तो यहाँ पर होंगे ही नहीं, क्योंकि इनको हिंदी के प्रारंभिक चार उन्नायकों में इन्होंने हम सब लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने किस मुख्य उद्देश्य से की थी, जो इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। तो इसमें तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय जनता को शिक्षित और समाज सुधार के लिए। तो भारतीय जनता को शिक्षित और समाज सुधार का कोई भी इसका उद्देश्य नहीं था। ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं, संस्कृति और प्रशासनिक नियमों से परिचित कराने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पादरियों को तैयार करने और उन्हें शिक्षित करके एक आदर्श नागरिक, ये भी इनका मकसद नहीं था उनको आदर्श नागरिक बनाना। ठीक है, संस्कृत और अरबी के प्राचीन ग्रंथों को संरक्षण के लिए, तो ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि क्यों इसको बनाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध तारिणी चरण मित्र, एक और नाम आ गया यहाँ पर, देखिए तारिणी चरण मित्र। इन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट के संपादन में किस नीति कथा ग्रंथ का हिंदी उर्दू मिश्रित गद्य में रूपांतरण किया था। ठीक है, कौन रहे? तारिणी चरण मित्र रहे। देखिए इन्होंने ये बोल रहे हैं कि किस नीति कथा ग्रंथ का जो है हिंदी उर्दू मिश्रित गद्य में रूपांतरण किया, तो ये हो जाएगा ओरिएंटल फैबुलिस्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। जो ये तारिणी चरण मित्र रहे, देखिए इन्होंने क्या किया, ओरिएंटल फैबुलिस्ट में जो है ईसब की कहानियों का जो अनुवाद इन्होंने किया फारसी, नागरी या जो रोमन लिपि रही हैं उनमें। ठीक है, ताकि जो नए अंग्रेज छात्र हैं वो आसानी से जो है वो भाषा को सीख सकें। ठीक है, तो किसकी कहानियाँ? ईसब की कहानियों का अनुवाद। ठीक है, और कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी जो रही है, देखिए उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, बच्चों के लिए जो है नीति कथा जो रही और ईसब की जो कहानियाँ रहीं उनको इन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किया था। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। यहाँ पर जो आपका ओरिएंटल फैबुलिस्ट इसका आंसर हो जाएगा, और तारिणी चरण मित्र, है ना, ये दो चीज़ें ध्यान रख लेनी है। जब भी आप फोर्ट विलियम कॉलेज अब पढ़ें तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लूलाल ने शकुंतला नाटक की रचना किसके सहयोग से की थी, जो कालिदास के मूल नाटक का ब्रज खड़ी बोली मिश्रित गद्य रूप था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लल्लूलाल ने शकुंतला नाटक की रचना जो है वो किसके सहयोग से की थी, ये हो जाएगा मजहर अली खान विला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। इनके साथ मिलकर जो है इन्होंने शकुंतला नाटक और माधवनल हो गया, है ना, इन कृतियों का संपादन और भाषा रूपांतरण किया। ये बात आप याद रखेंगे इससे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा नीति के विरोध में ये आरोप लगाया जाता है कि उसने जानबूझकर एक ही भाषा यानी कि हिंदुस्तानी को दो अलग अलग धाराओं में विभाजित कर दिया। यह विभाजन किन रूपों में हुआ? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। एक तो संस्कृत निष्ठ था, दूसरा उर्दू मिश्रित जो हिंदी रही जिसको हम फारसी निष्ठ हिंदी या उर्दू कहते हैं। ठीक है, तो ये बात सामान्य सी थी, इसमें कुछ है ही नहीं उतना ज़्यादा मुश्किल। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुंशी ने संस्कृत के हितोपदेश का उर्दू गद्य में अखलाके हिंदी, अब देखिए हितोपदेश के अनुवाद पहले भी हुए, अब यहाँ पर बोला गया है अखलाके हिंदी नाम से किसने किया, तो ये जो अखलाके हिंदी नाम से अनुवाद किया था ये किया शेर अली अफसोस।
ये जो रहे हैं देखिए, इन्होंने किया था गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। किसकी प्रेरणा से? गिलक्राइस्ट की ही प्रेरणा से। हितोपदेश का अनुवाद जो है इन्होंने अखलाक हिंदी नाम से किया, जिसे कॉलेज के पाठ्यक्रम में जो है नैतिक शिक्षा के लिए इसको शामिल किया गया था कि नैतिक शिक्षा भी तो मिलनी चाहिए भाई, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे अखलाक हिंदी, है ना, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस वर्ष अंततः फोर्ट विलियम कॉलेज को किस वर्ष अंततः पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में हैलीबरी कॉलेज को अधिक महत्व देना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए किसकी वजह से? हैलीबरी कॉलेज की वजह से जो है इसको कम महत्व मिला और ज़्यादा जो है हैलीबरी कॉलेज को ही तवज्जो दी गई। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप सभी लोग जानते हैं 1854 में इसको सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार जो है वो गिरा दिया गया था। एग्जैक्ट डेट किसको मालूम है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया है कई बार ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के वैचारिक निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है को उन्होंने मूल रूप से किस स्थान पर एक व्याख्यान के रूप में पढ़ा था, जिसमें देश की प्रगति के लिए कुरीतियों को त्यागने का आह्वान किया गया था। ये ददरी मेला जो बलिया में हुआ था, देखिए वहाँ पर इन्होंने क्या दिया था, एक मंच से जो है इन्होंने एक भाषण जो है ये प्रस्तुत किया था दिसंबर 1884 के आसपास। इसको आप एक बार, जो आपका पाठ्यक्रम में शामिल है, ये शायद नहीं है, नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है ये, है ना, लेकिन फिर भी हिंदी नवजागरण में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, जो जो भी बातें भारतेंदु ने की हैं हिंदी के उत्थान के लिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें कि ये जो भाषण इन्होंने कब दिया? 1884 में बलिया के ददरी मेले के मंच से दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारतीयों की तुलना किससे की थी? रेलगाड़ी के डिब्बों से की थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेलगाड़ी के डिब्बों से, है ना। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आपको पूछें तो ध्यान रख लेना। और मतलब रेलगाड़ी के डिब्बों के लिए, चलन के लिए क्या चाहिए? इंजन की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि भारत में भी जो है एक योग्य नेतृत्व की ज़रूरत जो है वो है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उनकी उग्र और तीखी राजनीतिक सामाजिक टिप्पणियों के कारण शुक्ल ने हिंदी का माउंटेन या निबंधों का सम्राट कहा है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट को ही क्या कहा गया है इन्होंने, जो हिंदी का मानतेन या फिर स्टील भी कहा जाता है इन्हें, हिंदी का स्टील, ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने हिंदी प्रदीप जो पत्र रहा देखिए 1877 का, इसी से संबंधित शायद पिछली क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो एक दो कमेंट आए थे कि 1877 में संपादन है इसका, तो बिल्कुल सही बात आप लोग जो है वो कह रहे थे, है ना। तो उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? राजनीति और समाज पर जो है गंभीर निबंधों को लिखने की जो एक परंपरा चलाई थी बालकृष्ण भट्ट ने, इसको आप ध्यान में रखें। उनकी निबंध शैली की गहनता के कारण ही इनको क्या बोला गया है? हिंदी गद्य साहित्य का माउंटेन बोला गया, या फिर हिंदी का स्टील बोला गया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित वह कौन सी पत्रिका थी जो विशुद्ध रूप से स्त्री विमर्श, महिला अधिकार और उनकी शिक्षा को समर्पित रही? ये प्रश्न बार बार आ गया है, इसका क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, उत्तर इसका बहुत बार आया ये। जब हो निरंतर एक जुबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये भी आसान सा है, बार बार ये प्रश्न पूछते याद रहे हैं यहाँ पर। जब भी आप भाषा नवजागरण के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। भारतेंदु कृत विषस्य विषमौषधम किस विधा की रचना है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये है इनका भाण, ठीक है। भाण का मतलब होता है एक पात्रीय नाटक, जिसमें एक ही पात्र रहता है और इसमें देसी रियासतों के जो राजा रहे हैं उनकी कायरता को और अंग्रेजी षड्यंत्र का जो पर्दाफाश किया गया है, ये बात आप बिल्कुल इसमें ध्यान में रख लीजिए। भारतेंदु युग के कवियों की एक प्रमुख वैचारिक विशेषता थी समस्या पूर्ति। ये प्रश्न बहुत बार आया है। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता समस्या पूर्ति। कानपुर की किस संस्था को केंद्र बनाकर प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि समस्या पूर्ति प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है कि इसमें कानपुर की बोला गया है कि कौन सी संस्था रही। तो कानपुर की जो संस्था रही यहाँ पर देखिए वो थी रसिक समाज। इसको आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ये जो रसिक समाज रहा ये समस्या पूर्ति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। अब समस्या पूर्ति क्या होती है ये मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम समस्या पूर्ति के बारे में इससे पहले कई जगह जो है बात कर चुके हैं, ठीक है। तो भारतेंदु ने क्या किया? इन्होंने स्वयं काशी में जो है कविता वर्धनी सभा बनाई थी, जहाँ पर ये प्रतियोगिताएं इत्यादि जो है वो करवाते रहते थे इसके लिए जो आपका समस्या पूर्ति रही है ना। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा चलाई, लेकिन रसिक समाज यहाँ पर कानपुर में रहा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। भयऊ अति निठुर मिस्र कर्जन, देखी भारत की यह दुर्दशा न पसीजा तोहर मन,
लॉर्ड कर्जन के बंगभंग और दमन चक्र पर चोट करने वाले भारतेंदु युग और संधिकाल के इस विद्रोही कवि का नाम। अब देखिए संधिकाल जुड़ गया तो आप सभी लोग जानते हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाला जो कवि था वो था बाल मुकुंद गुप्त। हालांकि इनको कवि की अपेक्षा एक निबंधकार के रूप में ज़्यादा जो है वो प्रश्न जो क्या मिली पहचान मिली, है ना। तो इनका जो शिव शंभू के चिट्ठे है उसमें जो है इन्होंने ये बात कही है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए, जिस पर इन्होंने व्यंग्य किया है उस पर करारा। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना कि इनकी जो कविताएं रही हैं उसमें ब्रिटिश शासकों की जो साम्राज्यवादी नीतियां रहीं उनको इन्होंने उनका पर्दाफाश या यूं कहें कि उनकी धज्जियां उड़ाई है इन्होंने, है ना। तो ये भारतेंदु बाल मुकुंद गुप्त को ध्यान रख लेना है आपको यहाँ पर। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कृति में मिस्र में अंग्रेजी सेना की विजय पर भारतीय सैनिकों की बहादुरी और साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति अंतर्द्वंद्व को अभिव्यक्त किया है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये है विजयनी विजय वैजयंती, है ना। इसको आप ध्यान में रखें। 1882 में जो मिस्र पर अंग्रेज़ों की विजय के उपलक्ष्य में भारतेंदु ने ये कविता लिखी थी, जिसमें जो समकालीन राजभक्ति रही और राष्ट्रभक्ति रही उसका एक पूरे तरीके से जो है एक मिश्रण जो रहा वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ध्यान रख लें इसको। विजयनी विजय वैजयंती। भारतेंदु युग के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये याद रख लीजिएगा, प्रश्न से ही याद रख लेना कि इस 100 अजान और एक सुजान की जो रचना रही है, देखिए जो उपन्यास रहा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, गद्य के माध्यम से सामाजिक नैतिकता का प्रचार करना, है ना। और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इन्होंने एक तो नूतन ब्रह्मचारी भी लिखा था और 100 अजान एक सुजान ये लिखा। और इन उपन्यासों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, एक सुधारवादी जो वैचारिक दृष्टिकोण रहा सरल खड़ी बोली गद्य में, ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये बात आप इसकी याद रखें। तो बालकृष्ण भट्ट का योगदान रहा। ठीक है। भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, जिसका उद्देश्य, अब देखिए अब तदीय समाज के संस्थापक कौन हो गए, भारतेंदु। दूसरा प्रश्न हो गया कि किस वर्ष की थी, ये मेन प्रश्न है। फिर यहाँ पर लिखा इसका उद्देश्य भक्ति परक वैचारिकता को सामाजिक सुधार से जोड़ना था। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको प्रश्न में ही दिख रही हैं। इस तरीके से आप प्रश्नों से ही और प्रश्न बना लीजिए, आपका काम बहुत ही सरल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु ने कब की थी, ये की थी 1873 में। अब आपको ये बताना है कि इन्होंने लगभग कितने समाज चलाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये मैंने लाइव क्लास के दौरान भी आपको बताए हैं जब हम भारतेंदु के बारे में पढ़ रहे थे। इसको एक बार आप खुद भी कर लीजिए कि कौन कौन से जो है इसमें समाज इत्यादि जो है वो रहे हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इह ती खवारी। भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक की यह प्रसिद्ध पंक्ति ड्रेड थ्योरी को दर्शाती है। एंड अर्थशास्त्र के ये किस भारतीय विद्वान के वैचारिक प्रभाव से पंक्ति जो है ये प्रेरित थी। ये प्रश्न देखिए कितना गहराई से यहाँ पर इसको पूछा गया है कि जो भारतेंदु ने कहा कि अंग्रेज़ों के राज में सुख साज सजे सब भारी, कि भाई बहुत ठीक है, ठाट बाट ओके है, लेकिन यहाँ का जो धन है वो विदेश में जा रहा है, यही सबसे गंभीर या फिर सोचने या विचारने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो बात ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के किस भारतीय विद्वान के वैचारिक प्रभाव से प्रेरित है ना। तो ये रहे आपके दादा भाई नौरोजी, इसको ध्यान में रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ये रहे, है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो वेल्थ ट्रेन रहा देखिए, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं धन निष्कासन, ठीक है, धन का जो निष्कासन रहा उसका सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतेंदु ने क्या किया, इसी आर्थिक चेतना को जो है अपनी इस कविता का आधार बनाया था। ये याद रखना, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक रही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, उससे प्रेरित होकर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, भारतेंदु मंडल के किस कवि की रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ साथ श्यामा स्वप्न जैसा रोमांटिक और गद्यात्मक स्वच्छंदतावादी उपन्यास देखने को मिलता है? तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न। इन्होंने अधिकतर जो उपन्यास रहे हैं वो अपनी पत्नी श्यामा को केंद्र में रख करके ही लिखे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, रोमांटिक और स्वच्छंदतावादी गद्य। ठीक है, बुढ़ऊ भन भ तर तरे न मुँह मुँह जैसी हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविताओं और देसी संभ्रांतता पर चोट करने वाले भारतेंदु युगीन कवि अंबर उपनाम से भी रचना करते थे, वे कौन है? तो ये हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब कई जगह आपको ये अंबर रहेगा, कई जगह अब्र रहेगा। अब्र से आप इसको एकदम से पहचान लेते हैं,
लेकिन यहाँ पर अंबर लिखा हुआ है तो इसको भी ध्यान रखें, ये प्रश्न ऐसे करके भी आपको जो है वो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, अंबर नाम इन्हीं का ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको इनसे कुछ और ख़ास बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में प्रेमगन आते हैं, इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था वो आपको ज़रूर याद रख लेना है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जनवरी 1903 में जब सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला तो उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए किस भाषा को एकमात्र मानक भाषा के रूप में स्वीकार करने का वैचारिक आंदोलन चलाया। तो ये तो प्रश्न बहुत लंबा हो गया, लेकिन उत्तर इसका आपको बहुत ईजिली जो है वो पता था। यहाँ पर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनकी देश प्रेम से ओतप्रोत कृति भारत भारती की लोकप्रियता के कारण औपचारिक रूप से राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कब दी थी ये? 1936 में। ये ध्यान रख लेना, रचना 1912 की थी, लेकिन इसको उपाधि 1936 में मिली है, जब प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, कहाँ पर हो रहा था वो भी आपको बताना है। द्विवेदी युग की कविता की वह कौन सी मुख्य प्रवृत्ति थी जिसके कारण इसमें इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता की प्रधानता हो गई, जिसका विरोध बाद में छायावाद ने किया? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, देखिए कि कौन सी वो प्रवृत्ति रही। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आदर्शवाद, नैतिकता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके विरोध में बाद में छायावाद रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न आपके पास। द्विवेदी जी के वैचारिक निबंध कवि और कविता तथा प्रतिभा किस पाश्चात्य आलोचक के पोइटिक्स और अनुकरण सिद्धांत के आंशिक प्रभाव तथा भारतीय रस सिद्धांत के समन्वय से निर्मित माने जाते हैं? तो यहाँ पर ये हो रहा है कि द्विवेदी जी के वैचारिक निबंध और कवि और कविता तथा प्रतिभा किस पाश्चात्य आलोचक के पोइटिक्स और अनुकरण सिद्धांत के आंशिक प्रभाव तथा भारतीय रस सिद्धांत के समन्वय से निर्मित माने जाते हैं? तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये हो जाएंगे द्विवेदी जी के। द्विवेदी की बात हो रही है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड के इस विचार से गहरे से प्रभावित थे कि साहित्य जो है वो जीवन की आलोचना है, और यही बात जो है मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। देखिए, ठीक है, उसने भी कहा था कि जो साहित्य है वो क्या है, जीवन की आलोचना है। दोनों ने एक ही बात कही थी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इससे क्या रहे, प्रभावित रहे इस विचार से, और उन्होंने कविता में उपयोगितावाद, सरलता और स्वाभाविकता ये जो है अपनाने की बात की थी। इसको आप ध्यान में जरूर रखें। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत 1931 महाकाव्य की वैचारिक प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस प्रसिद्ध लेख से मिली थी, जो सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था? यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि जो भुजंग भूषण भट्टाचार्य रहे, इस छद्म नाम से कौन लिखते थे? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने लिखा था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये आपको ध्यान में रख लेना है, बड़ा महत्वपूर्ण रहा ये लेख। ठीक है, तो द्विवेदी जी ने 1908 में जो है कि जो सरस्वती में ये लेख लिखा था कि संस्कृत और हिंदी के कवियों ने क्या किया, रामायण में उर्मिला का त्याग कर दिया, यानी कि उर्मिला के त्याग करके जो उसकी उपेक्षा की एक तरीके से। ठीक है, इसी से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, गुप्त जी ने लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला रही उसको केंद्र में रखकर जो है साकेत नामक महाकाव्य की रचना जो है वो की थी। ये बात आपको याद रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। द्विवेदी युग के किस विलक्षण निबंधकार ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी गद्य में एक अमिट और वैचारिक एंड साथ ही साथ भावनात्मक छाप छोड़ी है? तो ये नाम हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। अब आपको बताना है कि इनके जो 6 निबंध हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार वो क्रमानुसार लगाने के लिए पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लगातार एक ही लीक पर चलना कायरता है, रूढ़ियों को तोड़कर कंगारू, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओं जैसे तीखे वैचारिक और व्यंग्यात्मक निबंध लिखने वाले द्विवेदी युग के विद्वान कौन हैं? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, और ये वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जो आपका फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी रही हैं, उसके जनक भी थे ये, है ना, या लेखक भी रहे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, द्विवेदी युग के किस कवि ने कृषक क्रंदन और राष्ट्रीय तरंग जैसी रचनाएं लिखकर ग्रामीण जीवन की बदहाली और किसानों के शोषण को अत्यंत तीखे रूप में उजागर किया था? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही रहे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखी थी
जो आपका कृषक क्रंदन एंड राष्ट्रीय तरंग। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये जो देशभक्ति की कविताएं जो हैं ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, और स्नेही उपनाम से इन्होंने कैसी लिखी थी, जो इनकी श्रृंगारिक रचनाएं रही हैं वो इन्होंने स्नेही उपनाम से लिखी थी। ठीक है, तो किसानों की दयनीय स्थिति पर लिखा था इन्होंने कृषक क्रंदन, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। और इसमें हमें आप ये भी कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का जो प्रारंभिक स्वर है वो इसमें दिखाई दे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और बातें क्या क्या हैं इससे संबंधित। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह परिभाषा साहित्य के किस वैचारिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है? एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, ये किसने कहा था? ये कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि यह परिभाषा साहित्य के किस वैचारिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है? तो ये आपका ऑप्शन देखिए, उपयोगितावादी और ज्ञानमूलक दृष्टिकोण, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा है ना ज्ञान राशि, तो इसी को ही याद रख लेना है, ज्ञानमूलक दृष्टिकोण। ठीक है, तो मनोरंजन को तो ये मानता ही नहीं था, रहस्यवादी और पराभौतिक दृष्टिकोण भी नहीं रहा इसका, कलात्मकता भी नहीं थी इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयोगितावादी, यानी कि साहित्य को मानते थे कि वो उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, ये साहित्य को समाज के जो बौद्धिक विकास और ज्ञान के प्रसार का माध्यम मानते थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। तो उनके लिए जो है केवल और केवल भावुकता जो रही है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ज्ञान और सूचनात्मकता का जो है ये मूल्य ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कम हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग इससे। चलिए नेक्स्ट है, द्विवेदी युग के किस महाकाव्य में कृष्ण को ईश्वर न मानकर एक महान मानव, समाज सुधारक और लोक रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है, जो नव जागरण की तार्किक चेतना के अनुकूल है? तो ये है प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति रही है। ठीक है, 1914 में लिखी गई थी, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ये महाकाव्य रहा। इसमें कृष्ण का मानवीकरण हुआ, और ये जो गवाले रहे हैं, गोपियाँ जो रही हैं, गोप जो रहे हैं, उनको जो है अंधविश्वासों से इसमें बचाते हैं, और जन कल्याण के लिए कंसवध हेतु जो है ये मथुरा भी चाहते हैं, जहाँ पर इसी के चलते आप देखते हैं कि ब्रजवासियों में जो है एक मतलब दुख की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि कृष्ण जो है उनसे अब दूर जा रहे हैं। इसलिए इसको ब्रजांगना विलाप भी बोला गया था, कि ब्रज के आंगन में विलाप हो रहा है इसके जाने पर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें, प्रिय प्रवास हो जाएगा राइट आंसर। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैथिली शरणगुप्त की किस कृति की यह वैचारिक पंक्ति महाभारत के प्रसंग पर आधारित है? तो ये आप सिंपली देखेंगे कि जयद्रथ वध जो नामक इनकी कृति रही है, देखिए। ठीक है, 1910 के आसपास की ये खंड काव्य है इनका, जिसमें जयद्रथ वध की ही घटना जो है वो दिखाई गई है। उसकी ये पंक्तियां हैं, जो अर्जुन का जो गांडीव है उसको उठाने के संकल्प और अन्याय के विरुद्ध जो खड़े होने की नैतिक धर्म को प्रतिपादित करने वाली ये पंक्ति है। इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखें कि जब यहाँ पर लिखा है, देखिए कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है ना, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म की बात होती है ना। चलिए, द्विवेदी युग के समालोचक पदम सिंह शर्मा ने किस कवि की तुलना में बिहारी लाल को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हुए तुलनात्मक आलोचना की वैचारिक नींव रखी थी? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, बिहारी और सादी शीर्षक से इन्होंने तुलना की थी। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, द्विवेदी युग के अवसान और छायावाद के उदय की संधि काल में रामनरेश त्रिपाठी ने किस बृहद संकलन परियोजना के माध्यम से लोक साहित्य और लोकगीतों का वैचारिक व साहित्यिक संरक्षण किया था? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये है इनकी कविता कौमुदी। एंड इसमें आप देखेंगे कि त्रिपाठी ने गांव-गांव या जगह जगह घूमकर इन्होंने जो है इसके 8 भागों का संपादन किया था, जो कविता कौमुदी रही है। ठीक है, जिसके किसी भाग में जो है भारतीय जो लोकगीत रहे हैं, जैसे सोहर, कजरी, बिरहा, ठीक है, इसका जो इन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से संग्रह किया और उसको थोड़ा सा मूल्यांकित करके जो है इसको प्रस्तुत करने की बात इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये बात है जो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ध्यान रख लेना है। यहाँ पर हम